Hello students, my name is Rohit Panuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, और पिछले भाग में हमने हाइब्रिडाइजेशन आपकी कंप्लीट कराई थी, है ना। आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और फॉर्मूला के द्वारा आपको बताया गया था कि कैसे अगर आपके पास कोई सी कंपाउंड की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और जेड की वैल्यूज याद होनी चाहिए कि अगर जेड की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक हमने देखी तो उन बिटवीन हमने देखा कि किस किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी इस चैप्टर में, आपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है ना। तो इसको समझने के लिए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपका चैप्टर नंबर 4 है। और आज बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर। इससे पहले आपको बता दो हमने क्या किया था। हमने समझा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना, कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन, है ना, आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने देखा किसी कोई भी मॉलिक्यूलस की sp2 आपने सुना है, किसी की sp3 आपने सुना है, sp3d, है ना, sp3d2, ये सब सुना आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? इस सूत्र से, ये फॉर्मूले से आप निकालते हैं। क्या सूत्र है आपको बताया था? Z इज इक्वल टू GA प्लस हाफ VA माइनस V प्लस C, है ना। इस सूत्र से आपने निकाला था, जहां पे बच्चों जो GA मैंने आपको बताया था ग्रुप अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। VA क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। V आपकी वैलेंसी बताई थी मैंने, और C क्या बताया था? चार्ज ऑफ ऑन द कंपाउंड, कंपाउंड जो है उस पे चार्ज क्या है ना। अगर माइनस चार्ज है तो प्लस आता है, और अगर प्लस चार्ज है तो माइनस आता है ना। अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप नोट कर सकते हैं, इस बारी से कर लिया आप लोगों ने नोट? चलिए ठीक। तो इस तरीके से हमने फिर बात की कि आपने पीछे देखा ये फॉर्मूला किसके लिए? जेड निकालने के लिए। जेड इज इक्वल टू इस तरीके से, और जेड की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या, हमारे पास, हमने आपको ये बताया था, अगर जेड आपके पास क्या है? 2 आता है, जेड 2 आता है, 2 का मतलब sp आपके होगी, sp, एक s का और एक p का ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो sp बनाते हैं। अगर जेड 3 है हमारे पास, एक s और 2 p मिलते हैं तो sp2 बनती है। अगर जेड आपके पास 4 है तो आपके पास एक s और 3 p के ऑर्बिटल बनते हैं, sp3। अगर जेड आपके पास 5 होता है तो एक s का, 3 p के और एक d के ऑर्बिटल बनते हैं, sp3d कहते हैं उसको। आई बात समझ में आपको? ये आप नोट कर सकते हैं। हो गया आप लोगों का नोट? तो इस तरीके से आपने देखा Z2 होगा तो sp3 होगा तो sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d। अच्छा, अगर Z6 हो, अगर Z6 हो तो एक s, 3 p के और 2 d के, हम बोलेंगे sp3d2, ठीक है। अगर Z7 हो तो एक s, 3 p और 3 d के, तो sp3d। तो भी नोट कर लीजिए। हो गया नोट डाउन आप सभी का? चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमने देखा, जैसे आपको एक SO2 का बना लेते हैं, SO2 का बना लेते हैं आप, SO2 का। तो SO2 का हमने बनाया तो हमने क्या बात की कि भाई SO2 में जो S है इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे? आपके पास सूत्र था GA, कितने ग्रुप अटैच्ड है, प्लस हाफ VA मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस V प्लस C, ठीक है ना। तो SO2 में सेंट्रल एटम कौन हुआ? हमें किसकी निकालनी है? देख लो, S की निकालनी है सपोज हमें। तो S के साथ कितने लोग जुड़े हैं? 2 लोग, 2 ऑक्सीजन है। तो हमने कहा GA कितना आ जाएगा? 2 आ गया, प्लस हाफ, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस
तो वैलेंस सल्फर का आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आप देख रहे हैं जो 3s2 3p4 है। अब बात करें तो सल्फर में कितने शेल है बच्चों, 3 शेल है, एक पहला वाला है, एक दूसरा है और एक तीसरा, 3 शेल है। तो आउटर मोस्ट बोले लास्ट वाला, अंतिम सेल कौन सा हो गया, ये वाला 3 वाला है ना, 3 वाला। और 3 के अंदर कितने सब सेल है, एक S है और एक P है। S के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, P के ऊपर कितने, 4, तो 4 और 2 6, तो टोटल 6। अगर हम बात करें कि सल्फर में लास्ट वाले सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो हमने Va कितना रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है ना। माइनस V का मतलब आपने बताया था वैलेंसी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है 8 करने के लिए। एक ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 को कितने की पड़ेगी, 4 की जरूरत। तो इसलिए हमने V के जगह क्या लिखा, 4 लिखा। चार्ज, C का मतलब चार्ज, SO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कितना आ गया, 0, है ना। तो बस आप कर लेंगे 2 प्लस 1/2, 6 में से 4 गया, कितने बचेगा, 2, है ना। 2 से 2 कटा तो 2 प्लस 1 3, जेड की वैल्यू कितनी आई, 3, जेड की वैल्यू 3। पीछे हमने देखा था अगर जेड की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाती है, sp2। इस वजह से s की यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, sp2। समझ आया आप लोगों को, समझ आया आप लोगों को, हाथ उठाइए जिसको समझ आ रहा है। हो गया सभी का नोट, आगे बढ़े, हाथ उठाइए, हो गया नोट सभी का। चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि हमारे पास IF7 है, IF7 की हमें बतानी है हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप देखें सूत्र हमारे पास क्या है, Ga प्लस हाफ Va माइनस V प्लस C, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया, I की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई, Ga कितने ग्रुप अटैच है I के साथ, कितने लोग जुड़े हैं, 7 फ्लोरीन जुड़े I के साथ, तो हमने उसके जगह क्या लिख दिया, 7 प्लस हाफ Va मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो I के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें आप तो I का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53, है ना, 53। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, है ना। कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये हुई। इसका अंतिम सेल कौन सा बच्चों, 5वां, और उसके अंदर कितने सब सेल है, 2, एक S और एक P, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, S के ऊपर 2 P के ऊपर 5, तो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या कहा, आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 7 माइनस वैलेंसी, कौन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है आपको 9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में देखें आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और कितने चाहिए इसको बच्चों, एक चाहिए पूरे करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है पूरे करने के लिए, कितने चाहिए होंगे, 7। तो यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 7। तो हमने 7 पुट करा, प्लस कोई चार्ज है नहीं यहाँ पर, है ना, कोई भी चार्ज नहीं, तो 0 आ गया। तो बस आपने सॉल्व करना है, 7 प्लस 1/2 को 0 आया, है ना, 1/2 इंटू 0, तो 0 कहलाएगा, तो बचा कितना, 7। आपको पता है कि जब Z का मान 7 है तो वैलेंस क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, है ना, sp3d3 नोट कर सकते हैं। हो गया सभी का नोट बच्चों, नोट हो गया आप लोगों का। चलिए, है ना। इसी तरीके से एक हम चार्ज वाला देख लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे आपके पास क्या है, CO3 2 नेगेटिव, है ना, CO3 2 नेगेटिव, इसके ऊपर -2 का चार्ज है। तो यहाँ पे हमने कहा कार्बन सेंट्रल एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी है। तो हमने कहा फॉर्मूला, वही हमने फॉर्मूला देखा, हमने कहा ग्रुप कार्बन के साथ कितने लोग जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो Ga कितना आ गया, 3 आ गया, है ना, प्लस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी लास्ट वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह आ गया 4। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है,
तो 3 को कितने की पड़ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन की, है ना। 3 ऑक्सीजन को 6 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने V की जगह 6 पुट करा। प्लस हमने कहा चार्ज, तो ऊपर देखा -2 है, ऊपर क्या है -2। तो मैंने आपको पीछे सूत्र में बताया था, सूत्र में हमने यहाँ पे बात करी थी कि अगर जो चार्ज है कंपाउंड के ऊपर माइनस हो तो प्लस आता है, और प्लस हो तो माइनस आता है। और यहाँ पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो प्लस आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या चार्ज है बच्चों, 2 माइनस है ना, इसलिए मैंने क्या करा, ब्रैकेट के अंदर +2 लिखा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1/2, 4 - 6 और +2 आ गया। अब इसे सॉल्व करो आप, 4 + का 4 + का 2 कितना हो जाएगा, +6 -6 0। तो 3 + 1/2 × 0 कितना हो जाएगा। चलिए, तो आपने देखा 3 + 1/2 × 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 + 0 3। अब आपको पता है कि जब Z की वैल्यू 3 होती है तो क्या बनती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना, sp2 बनती है। तो क्या बनेगी बच्चों, sp2 बनेगी, है ना। तो Z की यहाँ पे मतलब CO3 2 नेगेटिव में कार्बन की कितनी बनती है, sp2 बनती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला हमारे पास है PCl5। PCl5 में हमें बतानी है कि जो P है, P की हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप PCl5 में, है ना। तो हमें पता है, वही सूत्र हम लगाएंगे और सूत्र में हम देखेंगे कि जो P है उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, 5 क्लोरीन। तो हमने Ga की जगह रख दिया 5 + ½ अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। आप कॉन्फ़िगरेशन करो। अच्छा, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये 1s2 2s2 2p3 आती है सभी को, हाँ वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन करी और देखा हमने फास्फोरस के आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। वैलेंसी हमने कहा क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन को 1 की जरूरत है। एक क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 5 क्लोरीन को 5 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो 5 आ गया। चार्ज कोई है नहीं, इस पे 0 चार्ज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 × 0, तो कितना आ जाएगा, 5, है ना। और अगर Z का मान 5 होता है तो क्या आती है बच्चों, sp3d3 कितनी आती है, sp3d3, है ना। 5 का मतलब 1 s p3d 3 p 1 d, ठीक है ना, sp3d हो गया नोट डाउन आप सभी का। चलिए, तो इसी में ना एक चीज पूछते हैं PCl5 में, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है। अब आप देख रहे बच्चों, ये PCl5 है ना। PCl5 में जो ऊपर वाले 2 क्लोरीन है, ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो तीन क्लोरीन है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जनरली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई एक्सियल बॉन्ड, जो एक्सियल बॉन्ड है वो लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, मतलब ऊपर नीचे वाले जो 2 बॉन्ड है ये इन 3 बॉन्डों से ज्यादा लंबे होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि सपोज ये आपके पास PCl5 है, ठीक है ना, हमारे पास ये P है, तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि ना 3 क्लोरीन यहाँ पे रहते हैं, चौथा इधर होता है, 5वां इधर होता है। अब आप देख रहे हैं ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, इन दोनों के क्या पास है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन आपको पता है, जैसे दो एक जैसे चार्ज, जैसे माइनस माइनस आपस में दूर भागेंगे, प्लस प्लस दूर भागेंगे, ऐसे ही क्या होता है कि इनके बीच में रिपल्शन होता है। यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। रिपल्शन के वजह से जो ये वाला क्लोरीन है वो यहाँ पहुंच जाता है और ये वाला क्लोरीन यहाँ पहुंच जाता है। तो इस वजह से जो एक्सियल बॉन्ड है वो लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि भाई PCl5 में एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्यों लंबे हैं, तो आपने लिखना है बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल साइड, है ना। जो इक्वेटोरियल साइड है वहां से जब ज्यादा रिपल्शन होता है तो उस वजह से बॉन्ड की जो लंबाई है वो ज्यादा हो जाती है। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि जो आपका रिपल्शन ज्यादा होने के कारण एक्सियल बॉन्ड की लंबाई इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है रिपल्शन के कारण। हो गया आप लोगों का नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो आपने
उस सूत्र से निकालना सीखा हाइब्रिडाइजेशन। एक और सूत्र है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वो क्या है, ये Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। एक सूत्र ये भी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपको बता दो लोन पेयर आपको पता है क्या होते हैं। लोन पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन पे भाग नहीं लेते, मतलब सपोज जैसे कि बॉन्ड बना, कोई भी कंपाउंड ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, तो उन्होंने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, उनको लोन पेयर बोलते हैं। सिग्मा और पाई के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि हम C2H2 का एग्जांपल ले, C2H2, तो C2H2 कैसे बनता है बच्चों, कार्बन, 2 कार्बन है और उनके साथ क्या लगे हैं, एक एक H लगा है ना। इसको मैं वापस बना के दिखाता हूं आपको। जैसे हमारे पास क्या है C2, एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन। अब आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4, है ना। तो इसको 4 बॉन्ड पूरे करने, अब इसके पास एक H इधर है और एक H इधर है। अब आप इस वाले कार्बन को देखें तो अभी एक H और एक बॉन्ड कार्बन के साथ 2 ही हो रहे, 2 ही वैलेंसी हो रही, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, है ना। तभी इस कार्बन के 3 और एक H लगा 4, इस वाले कार्बन के 3 और एक H लगा 4। अभी दोनों कार्बन की क्या हो गई बच्चों, वैलेंसी पूरी। फिर आपको पता होगा कि तो सिग्मा और पाई किसको बोलते हैं, जो पहला बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड वो क्या कहलाता है, सिग्मा। तो ये आपके पास सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, ये सिग्मा, ऊपर वाला पाई और उसके ऊपर वाला भी पाई। आपको ध्यान रखना है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद के जितने पाए, उसके बाद के बच्चों जितने पाए। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इस वाले कार्बन पे मैं नंबर दे देता हूं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले कार्बन के पास कितने सिग्मा है, कितने पाए है, तो पहले कार्बन के पास बच्चों कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है और 2 पाए है ना। 2 सिग्मा है, 2 पाए है। ये समझ आ रहा है आपको, सिग्मा पाए की बातें समझ आ रही है। इनके बारे में पता है आपको, सिग्मा बॉन्ड, पाए बॉन्ड, ठीक है। तो 2 सिग्मा 2 पाए। अब हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना। लोन पेयर है नहीं कोई यहाँ पर, लोन पेयर कुछ नहीं, यहाँ पे 0 लोन पेयर है, तो 0 आ गया। तो Z का मान कितना आ गया, 2। और आपको पता है Z का मान जब 2 होता है, Z का मान अगर 2 होता है तो क्या आती है हाइब्रिडाइजेशन, sp। क्या आती है बच्चों, sp। तो इस कार्बन की क्या हो जाएगी, sp। सेम ये भी वो वैसे ही बिहेव करेगा, इसकी भी क्या हो जाएगी, sp। हो गया है सभी का। आगे देखें, जैसे हमारे पास CH3 है, तो CH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 का बच्चों कैसे, एक कार्बन है, ठीक है ना, 4, सॉरी इसको लिखो CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगे, तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन, है ना। अब आपसे पूछे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, आपको बता दें पहला बॉन्ड सिग्मा है, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद के सारे पाए। तो कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास। तो हमने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर तो है नहीं कुछ इसके पास, लोन पेयर कोई नहीं है। लोन पेयर वो होते हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ही नहीं लिया है, तो 0। तो Z का मान कितना आ गया, 4। तो Z का मान 4 होता है, तो 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। तो यहाँ पे कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई बच्चों, sp3, ठीक है ना, कार्बन की sp3 हुई यहाँ पर। हो गया सभी का नोट डाउन, हो गया बच्चों नोट डाउन। ये आगे देखिए, एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, C2H4 है, कैसे बनाएंगे C2H4 को, एक कार्बन, है ना, ये हो गया, एक कार्बन हो गए। अब 4 H लगे, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक इधर और एक इधर, तो 2 कार्बन हो गए, 4 H हो गए। अब देखो वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस वाले पहले वाले कार्बन को देखो, पहला है दूसरा, पहले वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो रहे, 1 2 3, 2 H और एक कार्बन के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके 4 हो गए। सेकंड वाले कार्बन के देखो 2 H और बीच में डबल बॉन्ड, तो इसके भी 4 हो गए। तो आपको बता, पहला वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसमें ये सिग्मा और ये पाए। अब हम पहले वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, पहले वाले कार्बन
पहले वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 1 2 3, 3 सिग्मा है और 1 पाई है, 3 सिग्मा 1 पाई। अब आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, प्लस लोन पेयर कितने? 0। तो जेड का मान कितना आया? 3। तो जेड का मान जब 3 आता है तो क्या होती है बच्चों? sp2। क्या होती है? sp2। इस कार्बन की क्या हो जाएगी? sp2। सेम ये भी वैसा ही है, इसकी भी क्या हो जाएगी? sp2। तो इस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।